चैप्टर एनर्जी चैप्टर यानी ऊर्जा। ठीक है, ऊर्जा के बारे में हम लोग देखेंगे। ऊर्जा किसे कहते हैं, जैसा कि आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे, सर जी बताए होंगे कि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, ये इस एनर्जी चैप्टर में 2-3 वीडियो बनेंगे क्योंकि ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला हम लोग देखेंगे एनर्जी का क्लासिफिकेशन। ठीक है, वर्गीकरण, एनर्जी का यानी ऊर्जा का वर्गीकरण। ठीक है, तो पहला है स्रोत के आधार पे, बेस्ड ऑन सोर्सेज। स्रोत के आधार पे ऊर्जा को 2 भागों में बांटा गया है। स्रोत के आधार पे ऊर्जा को 2 भागों में बांटा है, परंपरागत ऊर्जा और गैर परंपरागत ऊर्जा। परंपरागत ऊर्जा और गैर परंपरागत ऊर्जा। परंपरागत ऊर्जा उस ऊर्जा को कहते हैं जो हम लोगों को पूर्वजों के द्वारा मिला हो। हम लोगों को पूर्वजों के द्वारा मिला हो विरासत में, उसे परंपरागत ऊर्जा कहते हैं। जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम। कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, ये सबका हमारे पास सीमित मात्रा में भंडार है। इसका हम लोग अगर ज्यादा उपयोग करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया परंपरागत ऊर्जा का डेफिनेशन। दूसरा कहना है गैर परंपरागत ऊर्जा का डेफिनेशन। कहा जाता है गैर परंपरागत ऊर्जा उस ऊर्जा को कहते हैं जिसे मानव अपने ज्ञान और तकनीक के बदौलत बनाया हो। मानव अपने ज्ञान और तकनीक के बदौलत बनाया हो, उसे गैर परंपरागत ऊर्जा कहते हैं। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा इत्यादि, है ना। इसको कितना भी उपयोग करेंगे ये खत्म नहीं होगा। इसको कितना भी उपयोग करेंगे खत्म नहीं होगा। ठीक है, फिर इसके बाद आते हैं उपयोगिता के आधार पे। उपयोगिता के आधार पे देखिए 2 भागों में बांटा गया, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय और अनवीकरणीय, है ना। नवीकरणीय ऊर्जा है देखिए उस ऊर्जा को कहते हैं जिसका हम लोग एक बार उपयोग करने के बाद भी बार बार उपयोग कर सके। यानी वैसे ऊर्जा जिसको हम लोग बार बार उपयोग करते हैं उसे नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोगैस, ये सब जितने भी ऊर्जा है ये सब आपका देखिए नवीकरणीय ऊर्जा है। हम इसका कितना भी उपयोग कर लेंगे खत्म नहीं होगा। ठीक है, फिर है अगला अनवीकरणीय ऊर्जा। अनवीकरणीय ऊर्जा ये वैसे ऊर्जा है जिसका हम लोग एक बार उपयोग करेंगे तो दोबारा उपयोग नहीं कर सकते हैं, उसे अनवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम। कोयला, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम। ठीक है, तो अमूमन आपका यही पूछता है या यही आता है, लेकिन अभी नवीन वर्गीकरण के द्वारा पढ़ाया जा रहा है। जैसे हम लोग के यहाँ अपडेट रहते हैं बराबर, तो ये नया अभी वर्गीकरण आया है जिसको नवीन वर्गीकरण के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसके आधार पर भी 2 भागों में बांटा गया है, वाणिज्यिक और गैर वाणिज्यिक। वाणिज्यिक और गैर वाणिज्यिक। वाणिज्यिक ऊर्जा उसे कहते हैं जिसे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में खरीदा और बेचा जाता हो, है ना। वाणिज्यिक ऊर्जा उसे कहते हैं जिसे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में खरीदा और बेचा जाता हो, उसे वाणिज्यिक ऊर्जा कहते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। और गैर वाणिज्यिक ऊर्जा उस ऊर्जा को कहते हैं जिसे हम लोग अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में या राष्ट्रीय बाजारों में खरीदते और बेचते नहीं हैं। खरीदते और बेचते नहीं हैं। जैसे लकड़ी, गोईठा, उपला। लकड़ी, गोईठा, उपला। ठीक है, तो ये आपका जो कि रहा वर्गीकरण ऊर्जा का। पहला हम लोग देखे स्रोत के आधार पे 2 परंपरागत, गैर परंपरागत। उपयोगिता के आधार पे 2 नवीकरणीय, अनवीकरणीय। और नवीन वर्गीकरण में देखे वाणिज्यिक और गैर वाणिज्यिक। ठीक है, तो फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। विद्युत के बारे में। ठीक है, तो विद्युत ऊर्जा जो है ऊर्जा के समस्त साधनों में से सबसे महत्वपूर्ण साधन बन गया है ना। विद्युत ऊर्जा ऊर्जा के समस्त साधनों में से सबसे महत्वपूर्ण साधन बन गया है। ठीक है, अब विद्युत ऊर्जा कितने प्रकार के होते हैं जो देखिए। ठीक है, तो विद्युत ऊर्जा आपका जो कि 3 प्रकार का होता है। पहला ताप विद्युत, दूसरा जल विद्युत, तीसरा परमाणु विद्युत, है ना। पहला ताप विद्युत, दूसरा जल विद्युत, तीसरा परमाणु विद्युत। ठीक है, यानी ताप विद्युत किसे कहेंगे, लकड़ी एवं कोयला को जलाने से जो विद्युत प्राप्त होता है उसे ताप विद्युत कहते हैं। लकड़ी एवं कोयला को जलाने से जो विद्युत ऊर्जा प्राप्त होता है उसे ताप विद्युत कहते हैं। भारत में इसी प्रकार का विद्युत पाया जाता है, मतलब भारत में जितना भी विद्युत पाया जाता है उसका अधिकांश जो है ताप विद्युत ही पाया जाता है। दूसरा है जल विद्युत। जल विद्युत बहते हुए नदियों पर बांध बनाकर, बहते हुए नदियों पर बांध बनाकर पनबिजली या टरबाइन के माध्यम से जो बिजली तैयार की जाती है, जो विद्युत तैयार किया जाता है उसे जल विद्युत कहते हैं। बहते हुए नदियों पर बांध बनाकर
टरबाइन के माध्यम से जो बिजली तैयार की जाती है या जो विद्युत तैयार किया जाता है उसे जल विद्युत कहते हैं। ठीक है। परमाणु विद्युत, परमाणु विद्युत नाभिकीय संलयन एवं नाभिकीय विखंडन के द्वारा, नाभिकीय संलयन एवं नाभिकीय विखंडन के द्वारा जो विद्युत प्राप्त किया जाता है उसे परमाणु विद्युत कहते हैं। जो विद्युत प्राप्त किया जाता है उसे परमाणु विद्युत कहते हैं। अब इसमें से हम लोग देखेंगे कि इसका वितरण कहाँ कहाँ है। ठीक है। जल विद्युत के देखिए कितने परियोजना चल रहे हैं, परमाणु विद्युत के लिए कौन कौन से केंद्र हैं, जो हम लोग देखने का काम करेंगे। हम लोग देख रहे थे विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा के बारे में देखिए, तो उसमें ना आपका देखिए ताप विद्युत, जल विद्युत और परमाणु विद्युत है ना। तो ताप विद्युत के बारे में आप लोग को ज़्यादा पढ़ना नहीं है, इसके केंद्र कहाँ कहाँ है। दो पढ़ना है आपका, जल विद्युत केंद्र और देखिए परमाणु विद्युत केंद्र। ठीक है। तो आपका जल विद्युत केंद्र में आपको देख लेना है कि कितने जगह केंद्र है। तो मैं बहुत ही आसानी से ध्यानपूर्वक बताऊंगा, जिससे आप है देखिए नोट्स बना सकते हैं। ठीक है। तो देखिए पहला है भाखड़ा नंगल परियोजना, पहला है भाखड़ा नंगल परियोजना। तो भाखड़ा नंगल परियोजना हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर स्थित है। हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर स्थित है और यह सबसे ऊंची बांध परियोजना है। यह सबसे ऊंची नदी घाटी परियोजना है। ठीक है। ये आपका इसका बांध जो है सबसे ऊंचा है, इसका बांध जो है सबसे ऊंचा है, भारत में स्थित सबसे ऊंचा बांध है भाखड़ा नांगल परियोजना। राज्य हिमाचल प्रदेश, नदी सतलज नदी। ठीक है। तो ये आपका पहला। दूसरा जो आपका कह रहा है कोसी नदी घाटी परियोजना, दूसरा है कोसी नदी घाटी परियोजना। बिहार का शोक कहे जाने वाली कोसी नदी, बिहार का शोक कही जाने वाली कोसी नदी पर आपका है कि नेपाल और बिहार सरकार, नेपाल और बिहार सरकार के मदद से आपका जो कि बांध बनाया जा रहा है या परियोजना बनाया जा रहा है, ताकि ये देखिए बिहार में बाढ़ ना आ सके। ठीक है। तो ये इससे जो बिजली का उत्पादन होगा, कोसी नदी घाटी परियोजना से जो बिजली का उत्पादन होगा, उस बिजली का उपयोग आपका नेपाल सरकार और बिहार सरकार दोनों मिलकर के करेगी। ठीक है। फिर आपका देखिए दामोदर नदी घाटी, तीसरा है दामोदर नदी घाटी। दामोदर नदी घाटी में हम लोग है कि देखेंगे कि दामोदर नदी घाटी पश्चिम बंगाल की शोक कहे जाने वाली नदी, पश्चिम बंगाल की शोक कही जाने वाली नदी दामोदर नदी पर है देखिए यह परियोजना है। इसका मुख्य उद्देश्य पश्चिम बंगाल को बाढ़ से बचाना है, इसका मुख्य उद्देश्य पश्चिम बंगाल को बाढ़ से बचाना है। ठीक है। तो ये हो गया आपका देखिए दामोदर नदी घाटी परियोजना। अगला है हीराकुड परियोजना। हीराकुड परियोजना, हीराकुड परियोजना महानदी पर, हीराकुड परियोजना महानदी पर उड़ीसा राज्य में स्थित है। हीराकुड परियोजना महानदी पर उड़ीसा राज्य में स्थित है। ठीक है। और ये भारत का सबसे लंबा बांध है, हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है। ठीक है। फिर इसके बाद आप देखेंगे रिहंद परियोजना, पांचवा नंबर पे है रिहंद परियोजना। रिहंद परियोजना में जो है आपका देखिए सोन की सहायक नदी, सोन की सहायक नदी रिहंद पर है ना, यह परियोजना स्थित है। इससे उत्पादित बिजली का प्रयोग बिहार सरकार करती है, इससे उत्पादित बिजली का प्रयोग बिहार सरकार करती है। ठीक है। अगला चंबल नदी घाटी परियोजना, चंबल नदी घाटी परियोजना। ठीक है। तो चंबल नदी पर राजस्थान के कोटा में स्थित है ना। चंबल नदी घाटी परियोजना राजस्थान के चंबल में आपका देखिए राजस्थान के कोटा में चंबल नदी पर आपका देखिए यह परियोजना स्थित है। ठीक है। ये चंबल नदी घाटी परियोजना, चंबल नदी घाटी बीहड़ बीहड़ खड्ड के लिए है ना, बीहड़ खड्ड मतलब गहरा गहरा खड्ड के लिए जाना जाता है। और इसी में देखिए डाकुओं का निवास स्थल हुआ करता था, जैसे बीरप्पन डकैत, मलखानसी डकैत, ये सब का जो नाम सुने होंगे। तो ये इन लोगों का निवास स्थल काफी सेफ था, ये चंबल का बीहड़। ठीक है। तो ये आपका रहा जल विद्युत केंद्र। तो आपको इस प्रकार से जल विद्युत केंद्रों का पूछेगा, तो मैंने काफी बढ़िया से बता दिया है। इसको आप क्या करेंगे है ना, नोट कर लेंगे। अब आपको हम बताएंगे परमाणु विद्युत केंद्र के बारे में देख रहे थे। ठीक है। तो देखिए परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ कहाँ है, परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ कहाँ है जो हम लोग देखेंगे। तो देखिए परमाणु विद्युत केंद्र है आपका, देखिए बता दे, सबसे पहला तारापुर,
तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र आपका महाराष्ट्र में है। तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र महाराष्ट्र में है। यह भारत का पहला परमाणु विद्युत केंद्र है जो अमेरिका के मदद से स्थापित किया गया था। ठीक है, फिर से मैं बोलते रहा हूँ कि तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र महाराष्ट्र के तारापुर में स्थित है और यह भारत का पहला परमाणु विद्युत केंद्र है और इसे अमेरिका के मदद से लगाया गया था। ठीक है, पहला के बाद हो गया आपका देखिए, आइए दूसरा काकरापारा, है ना, ये काकरापारा। तो काकरापारा परमाणु विद्युत केंद्र गुजरात में है। काकरापारा परमाणु विद्युत केंद्र गुजरात में है। ठीक है, और ये गुजरात में ये परमाणु बिजली का उत्पादन करता है। ठीक है, तीसरा आपका कह रहा है कि राणा प्रताप परमाणु विद्युत केंद्र। तो राणा प्रताप परमाणु विद्युत केंद्र राजस्थान में है। ठीक है, और ये कनाडा के मदद से स्थापित किया गया है। राणा प्रताप परमाणु विद्युत केंद्र। ठीक है, फिर आ जाते हैं अगला जो है तीसरा के बाद चौथा नरौरा परमाणु केंद्र आपका मध्य प्रदेश के यूपी में एक जगह है यूपी के बुलंदशहर में। ठीक है ना, नरौरा परमाणु विद्युत केंद्र जो है उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में स्थित है। ठीक है, फिर आ जाते हैं अगला देखिए पांचवा कुंडनकुल्लम है देखिए परमाणु विद्युत केंद्र तमिलनाडु में तूतीकोरिन बंदरगाह के नजदीक में स्थित है और यह रूस के मदद से लगाया गया था। छठा नंबर है देखिए कलपक्कम परमाणु विद्युत केंद्र, ये भी तमिलनाडु में है। कलपक्कम परमाणु विद्युत केंद्र ये भी तमिलनाडु में है और यह स्वदेशी तकनीक से निर्मित है, यानी इसे बनाने के लिए, स्थापित करने के लिए किसी विदेशी शक्ति का सहायता नहीं लिया गया था। किसी देश के बाहर के दूसरे देशों का मदद नहीं लिया गया था। तो देखिए ये मैप के अनुसार आपको बताए हैं जिससे आपको समझने में काफ़ी आसानी होगा। ठीक है, काफ़ी आपको समझने में आसानी होगा। ठीक है, तो आपको पहला जिक्र बता दिए तारापुर जो महाराष्ट्र में है, रसिया और ये अमेरिका की मदद से लगाया गया है, भारत का पहला है। ठीक है, दूसरा देखिए काकरापारा जो गुजरात में है। तीसरा है राणा प्रताप परमाणु, यह आपका देखिए राजस्थान में कनाडा की मदद से। नरौरा जो है यूपी के बुलंदशहर में। ठीक है, पांचवा जो आपका कुंडनकुल्लम तमिलनाडु में रूस की मदद से। और आपका छठा जो है कलपक्कम परमाणु केंद्र स्वदेशी तकनीक से निर्मित है। ठीक है, तो इसमें हम लोग देख रहे थे ऊर्जा का संरक्षण और गैर परंपरागत ऊर्जा, है ना, ऊर्जा का संरक्षण और गैर परंपरागत ऊर्जा। ठीक है, गैर परंपरागत ऊर्जा में आपको बताए थे कि वैसी ऊर्जा जिसे मानव अपने ज्ञान और तकनीक के बदौलत बनाया हो, उसे गैर परंपरागत ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, तो उसमें पहला है सौर ऊर्जा। देखिए ये सीजियम या प्लेटिनम का प्लेट होता है। इसमें सीजियम या प्लेटिनम का अर्धचालक प्लेट होता है जिसमें जब सूर्य की किरणें जब इस पे पड़ती है तो इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन किसी एक दिशा में, है ना, वो गतिशील हो जाती है और हम लोग बिजली का उपकरण जोड़ करके उससे बिजली को प्राप्त करते हैं। यानी फिर से सुनिएगा, सीजियम या प्लेटिनम के प्लेट पर जब सूर्य की किरणें पड़ती है तो सीजियम और प्लेटिनम के प्लेट में उपस्थित इलेक्ट्रॉन गतिशील हो जाती है, जिसे बिजली के उपकरण जोड़कर हम लोग बिजली की प्राप्ति करते हैं। ठीक है, ये हो गया सौर ऊर्जा। दूसरा है पवन ऊर्जा, है ना। पवन के माध्यम से जो ऊर्जा प्राप्त करते हैं उसे पवन ऊर्जा कहते हैं। पवन के माध्यम से जो ऊर्जा प्राप्त करते हैं उसे पवन ऊर्जा कहते हैं। इसमें एक पवन चक्की होता है ना, इसमें एक पवन चक्की होता है जिसमें टरबाइन लगा होता है
और जब हवा चलती है तो ये इसका डायना जो पंखा है वो चलने लगता है, और इसके नीचे में टरबाइन लगा होता है जो बिजली बनाने का काम करती है। ठीक है, तो पवन ऊर्जा देख लिए। भूतापीय ऊर्जा है ना, जैसा जानते हैं कि पृथ्वी के 32 फीट नीचे जाने पर, पृथ्वी के 32 फीट नीचे जाने पर 1 डिग्री तापमान में वृद्धि होती है। पृथ्वी के 32 डिग्री नीचे जाने पर 1 डिग्री तापमान में वृद्धि होती है, और उस बढ़े हुए तापमान से जो ऊर्जा प्राप्त करते हैं उसे भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। उस बढ़े हुए तापमान से जो ऊर्जा प्राप्त करते हैं उसे भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, अगला है ज्वारीय ऊर्जा। अगला है ज्वारीय ऊर्जा। तो देखिए, समुद्र की लहरें जब ऊपर उठ करके तटवर्ती इलाका में आती है, समुद्र की लहरें जब ऊपर उठकर तटवर्ती इलाका में आती है तो उसे ज्वार कहते हैं। जब वो नीचे गिर कर वापस जाती है तो उसे भाटा कहते हैं। समुद्र की लहरें जब ऊपर उठ के ऐसे आएगी तो ज्वार, और जब ऐसे जाएगी तो भाटा कहते हैं, है ना। तो इस ज्वार और भाटा के माध्यम से जो ऊर्जा प्राप्त किया जाता है उसे ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। इस ज्वार और भाटा के माध्यम से जो ऊर्जा प्राप्त किया जाता है उसे ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, ज्वारीय ऊर्जा। फिर अगला है बायोगैस। बायोगैस, अपना भारत देश कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था वाला देश है। अपना भारत देश कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था वाला देश है। तो कृषि के जो बचे अवशेष हैं, कृषि के जो बचे अवशेष हैं उन अवशेषों को हम लोग किसी गड्ढे में जमा करते हैं। कृषि से जो अवशेष बचता है उन अवशेषों को किसी गड्ढे में जमा करते हैं। पशु मवेशियों के द्वारा जो मल मूत्र का त्याग किया जाता है उसे भी इस गड्ढे में जमा करते हैं। इससे एक ऊर्जा प्राप्त होती है जिसे बायोगैस कहते हैं, जिसे बायोगैस या जीवाश्म ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, तो ये ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत हुए, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत हुए। अब देखिएगा इसमें ऊर्जा संरक्षण का उपाय है ना, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है ना, ऊर्जा संरक्षण के उपाय। उसमें पहला है लोगों को जागरूक कर, पहला है लोगों को जागरूक कर। दूसरा है नए नए विकल्प का पता लगाकर, दूसरा है नए नए विकल्प का पता लगाकर। तीसरा है बिजली की चोरी पर प्रतिबंध लगाकर, है ना, बिजली की चोरी पर रोक लगाकर। ठीक है, फिर बिजली बचाने वाले उपकरण को बनाकर, बिजली बचाने वाले उपकरण को बनाकर, है ना, जैसे हम लोग 100 वाट का बल्ब का पहले उपयोग करते थे लेकिन अब CFL बल्ब आ गया है। ऐसे बहुत सारे उपकरण है ना, उन उपकरणों के माध्यम से हम लोग बिजली को सेव कर सकते हैं। ठीक है, फिर अगला कह रहा घर से बाहर जाते समय बिजली के सारे उपकरण बंद कर देना चाहिए। घर से बाहर जाते समय बिजली के सारे उपकरण बंद कर देना चाहिए। ठीक है, फिर अगला है गैर परंपरागत ऊर्जा का उपयोग कर, गैर परंपरागत ऊर्जा का प्रयोग कर, यानी हम लोग ये परंपरागत ऊर्जा के बनस्पत गैर परंपरागत ऊर्जा का प्रयोग करेंगे तो ज्यादा लाभदायक होगा, ज्यादा लाभदायक होगा।